इसी समय आदिवासी महासभा की मांग पर बिहार विधानसभा में राय बहादुर सतीश चंद्र, ये ध्यान रखना है, राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ने छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का एक प्रस्ताव पेश किया। मतलब उस समय ये मंत्री थे वहाँ के, और बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का प्रस्ताव पेश किए, ये प्रयास जारी है। लेकिन उस समय बिहार के प्रधानमंत्री, उस समय जो रियासत के उस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री उनका नाम मतलब रखा जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था, पद का नाम प्रधानमंत्री कहा जाता था, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण सिंह 8 फरवरी 1939 को अपने भाषण में इस मांग को अस्वीकार कर दिए, इस मांग को अस्वीकार कर दिए। जो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा ने अलग राज्य के लिए प्रस्ताव पेश किया था, उसे वहाँ के मुख्यमंत्री यानी श्री कृष्णा सिंह ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब कहानी है 1939, एक घटना घटती है इस समय। 1939 में विश्व युद्ध छिड़ चुका था और पूरे भारत में घटनाक्रम में बदलाव आ रहा था, आंदोलन को लेकर के भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी। इसी समय की बात है, 1939 में ही गंगापुर क्षेत्र, जो आपका उड़ीसा क्षेत्र से सटा हुआ है, गंगापुर क्षेत्र 1936 में जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तब उड़ीसा राज्य में मिला दिया गया। गंगापुर क्षेत्र को उड़ीसा राज्य में मिला दिया गया, जो झारखंड से सटा हुआ क्षेत्र था। से पहले छोटा नागपुर का एक भाग था। ये गंगापुर जो था पहले छोटा नागपुर का भाग था, जिसे उड़ीसा में मिला दिया गया। अब स्थिति क्या होती है, इसी समय राज्य में मिलाए जाने से पहले छोटा नागपुर का एक भाग के आदिवासियों ने निर्मल मुंडा, याद रखना है यहाँ, निर्मल मुंडा के नेतृत्व में नए भू बंदोबस्त कानून एवं मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में आंदोलन आरंभ किया। किसने किया था? निर्मल मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखना है कि ये यहाँ भू बंदोबस्ती कानून और मालगुजारी, ये दोनों में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, यानी कर दिया गया था। घटना है 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को, ये जो क्षेत्र है सिमको में एक विशाल जनसभा हुई थी। सिमको में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से, याद रखना है, ये जिस समय ये विशाल जनसभा हो रही थी सिमको में, तो सभी लोग बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ जमा हुए। 65 आदिवासी इसमें मारे गए। अब है आदिवासी महासभा ने इसे सिमको हत्याकांड की संज्ञा दी। आदिवासियों में बहुत इस पर आक्रोश व्यक्त हुआ और इसे सिमको हत्याकांड की संज्ञा दी। ये कौन दिया? आदिवासी महासभा ने। इसे हर वर्ष अभी भी उस समय से शहीद दिवस के रूप में आदिवासी वर्ग में इसे मनाया जाता है। 1939 में जिला बोर्ड का चुनाव। अब क्या हुआ, ये घटना जब घटती है तब क्या है, यहाँ के आदिवासी लोग कांग्रेस से बहुत खपा हो जाते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। उसी समय एक चुनाव होता है, 1939 में जिला बोर्ड का चुनाव हुआ। अब स्थिति क्या हुई, तो रांची में 25 सीट में 16 सीट पर आदिवासी महासभा की विजय हुई। 25 में 16 सीट आदिवासी महासभा, और सिंहभूम में 25 सीट में 22 सीट आदिवासी महासभा ने हासिल किया। कांग्रेस का यहाँ ग्राफ गिर गया। आदिवासियों में काफ़ी आक्रोश था इसके वजह से। अब इसके बाद जब कांग्रेस के लोग देखे कि भाई ये क्षेत्र में कांग्रेस से लोग नाखुश हैं, तब उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस के एक सदस्य थे, ने आदिवासी असंतोष को दूर करने के लिए वो जयपाल सिंह मुंडा, जो उसमें आदिवासी महासभा के नेतृत्व कर रहे थे, उसे बुलाते हैं और पूछते हैं, भाई आपका जो एकदम ये बताइए
कि आप ठोस सुझाव मांगे कि आपको क्या मतलब मिलना चाहिए, क्या चीज़ से आप खुश रहेंगे, ठोस सुझाव मांगे। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा ने पूरा आदिवासी महासभा से निर्णय लेकर के कुछ सुझाव दिए, जिसमें एक आदिवासी मंत्री जो आपका मंत्रिमंडल होगा उसमें एक आदिवासी मंत्री और एक संसदीय सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में आदिवासियों को प्रशासन, संसद एवं सेवाओं में स्थान देने। रांची में एक डिग्री कॉलेज, ये याद रखना है दिमाग में एकदम, ये सब इम्पोर्टेंट ही आपके, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल सकता है। रांची में एक डिग्री कॉलेज खोलने तथा विभिन्न समितियों और बोर्डों में आदिवासियों के मनोनयन आदि की मांग रखी। राजेंद्र बाबू ने जब ये मांग रखी कि भाई आप कुछ ठोस सुझाव दो, तो ये जयपाल सिंह मुंडा ने इतना सारा सुझाव दिया। अब क्या हुआ देखिए, 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल, अब इन लोग देखा कि धीरे धीरे अपना इन लोग क्रम बढ़ाते जा रहा है। 5 जुलाई 1939 को आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के प्रधानमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से मिला। लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने जयपाल सिंह की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कुछ रखी बातों, जयपाल सिंह मुंडा और इसके साथ जो भी गए थे मेंबर, सभी ने अपनी बातों को रखे। और जो वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, एकदम उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया, दरकिनार कर दिए कि ये हो ही नहीं सकता। अब देखिए होता है क्या, 31 अक्टूबर 1939 को बिहार में मंत्रिमंडल ने, अब क्या होता है, पूरे देश उस समय पलटवार के खिलाफ जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों को बिना पूछे कह दिया कि पूरा भारत के लोग हमारे साथ हैं और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, इससे नाखुश होकर पंडित नेहरू, गांधी जी वगैरह सभी ने कहा कि ये पूरे मंत्रिमंडल से ही सभी लोग इस्तीफा दे दिए और सरकार भंग कर दिए, अपने आप को सुधरा। तो बिहार में भी क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को बिहार के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, अंग्रेज़ों के कहने से उनसे नाखुश होकर कि ये बिना कहे पूछे कैसे हम लोग को शामिल कर लिए। तो यहाँ भी दिए। अब क्या होता है, 31 अक्टूबर की घटना से आदिवासी महासभा ने कांग्रेस के सत्ता त्याग, ये जब त्याग कर दिए पूरे भारत के साथ साथ पूरे सभी जगह, तो ये जो आदिवासी महासभा के लोग हैं, ये जब त्याग पत्र देते हैं तो इन लोग मुक्ति दिवस, जैसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, यहाँ झारखंड में देखते हैं तो आदिवासी महासभा ने मुक्ति दिवस इन लोगों ने मनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। मुक्ति दिवस मनाया था। और क्या, इतना ही नहीं, और अपनी खुशी का इजहार किया था। अच्छा हुआ, जैसे लोग ताली बजाते थे, लोग खुश हुए थे, पूरे के पूरे मंत्री खत्म। तो ये जो है आदिवासी महासभा पूरा खुश हुए और इन्होंने खुलकर अंग्रेजों को मदद किया सभी तरह से। इतना ही नहीं, और जो है युद्ध के दिनों में जयपाल सिंह रांची का चीफ वार्डन, इतना ही नहीं, ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाए गए। जयपाल सिंह मुंडा को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सिविलियन सलाहकार बनाए गए। बड़ी संख्या में आदिवासी युवकों को सेना में भर्ती करवाया गया। जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड के आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार की मदद के लिए, यहाँ के युवकों को सेकेंड वर्ल्ड वार के समय मदद के लिए युवक को भेजा, सैनिक बनवाया। दिसंबर 1939 में सुभाष चंद्र बोस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में मजदूरों का हड़ताल चल रही थी। उसी दौरान यहाँ आए हुए थे वो, और उस हड़ताल को सुभाष चंद्र बोस तुड़वाए। उनको पता चला कि जयपाल सिंह मुंडा जो हैं ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे हैं और अलग झारखंड प्रांत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को कहा कि आप इस मांग को अलग कीजिए और कांग्रेस को मदद कीजिए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए।
उन्होंने अलग राज्य की मांग को ठुकराकर जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने का क्वेश्चन आया हुआ था कि जब 1939 में टाटा एंड स्टील कंपनी में हड़ताल चल रही थी मजदूरों का, तो उस समय किसके समझाने से हड़ताल वो टूटी थी? तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस उसी समय आए थे और उसी समय जयपाल सिंह मुंडा को सुझाव दिए कि आप अलग राज्य की मांग को अभी साइड करो, पहले अभी मतलब भारत को आज़ाद करना है, इसलिए कांग्रेस का समर्थन करो। 1940 के कांग्रेस के रामगढ़, अब देखते हैं झारखंड में पहली बार 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन, जब यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा होता है, 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन चल रहा था, उसी समय जयपाल सिंह रांची में आदिवासी महासभा के तीसरे वार्षिक अधिवेशन यानी मार्च 1940 में वहाँ जयपाल सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादारी का संकल्प व्यक्त कर रहे थे। देखिए यहाँ इधर कांग्रेस के अधिवेशन रामगढ़ में चल रहा है, इधर जयपाल सिंह मुंडा अपना आदिवासी महासभा का आंदोलन करके अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखा रहा है, संकल्प ले रहा है। आगे 8 से 10 मार्च 1941 को रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन हुआ। इसमें जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया। अब यहाँ होता है खेल कि इधर जो अंग्रेज़ों को मदद कर रहा, मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के संपर्क यानी नज़दीक में थे, क्योंकि कांग्रेस जो उस समय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उसके लिए अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो नीति के तहत भारत में 2 समुदायों को अलग अलग बांट दिया था, मुस्लिम लीग अलग और इधर कांग्रेस को अलग। और मुस्लिम लीग जो अंग्रेज़ों के वफादार उस समय थे, उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा को अपनी ओर खींच करके आदिवासियों का मदद अपनी ओर लेने का प्रयास किया। होता क्या है देखिए, इसमें जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम नेताओं को आमंत्रित किया। जब 8 से 10 मार्च तक 1941 में रांची में आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन चल रहा था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित करता है, नेताओं को आमंत्रित किया और मुसलमान और आदिवासी देश में कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे का नारा दिया और अंग्रेजों का समर्थन किया। ये स्थिति। आगे 1943 में रांची में आदिवासी महासभा का 6ठा वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें जयपाल सिंह ने नागपुरी भाषा में संबोधित किया था और ब्रिटिश सरकार को धमकी दिया था कि अगर वो हमारी मांगों को, आदिवासियों की मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो मैं कांग्रेस की ओर चले जाऊंगा, आदिवासी की शिकायतों का निपटारा नहीं करेंगे तो वे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए स्थिति और बढ़ते जाती है। मार्च 1946 में केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में खूंटी से, याद रखना है, ये खूंटी से पहली बार जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी महासभा की ओर से जयपाल सिंह मुंडा खड़ा हुए थे और विपक्ष में कांग्रेस की ओर से जो उसमें के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, बहुत फेमस डॉक्टर थे रांची के, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र थे और इसमें जयपाल सिंह मुंडा हार जाता है। उस समय दोनों के बीच, कांग्रेस और आदिवासी महासभा के बीच बहुत हिंसक झड़प भी हुई। कहीं कहीं चुनाव के दौरान बहुत आदिवासी महासभा के कुछ कार्यकर्ता लोग भी मारे गए। उसके बावजूद भी जयपाल सिंह मुंडा हार गए। अब आगे होता है जुलाई से अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के सहयोग से संविधान सभा के लिए चुनाव में विजय होता। क्या है, जब 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था भारत में, उसके लिए सभी प्रांतों, रियासतों से निर्वाचित सदस्यों को पहुंचना था संविधान सभा में। तो इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुने हुए व्यक्ति को आना था। मुस्लिम लीग ने जयपाल सिंह को बोला कि आप खड़ा हो, हाँ आपको मदद करेंगे। उसके मदद से, मुस्लिम लीग के मदद से जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के चुनाव में जीत गए। अबर जीत गए, उसमें हार गए थे, इसमें जीत गए।
अब एक घटना घटती है इसी समय 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। जब होता है क्या कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें 389 सदस्यों में से मुस्लिम लीग का बहुत कम सदस्य यानी 73 सदस्य ही निर्वाचित होकर आए थे, और संविधान सभा का जब गठन होने लगा 9 दिसंबर 1946 में, तब इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। आगे जाके शामिल भी होता है। फिर घटना है 16 अगस्त 1946 को इन्होंने मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष यानी सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके चलते जयपाल सिंह मुंडा इन लोग से खपा हो गए कि भाई ये सब हर जगह अड़चन डालते हैं। अब धीरे धीरे जयपाल सिंह मुंडा जो मुस्लिम लीग के बहकावा में आ गया था पहले, वो धीरे धीरे अब एक कांग्रेस की ओर मुड़ने लगा और जाकर के कांग्रेस के लोगों से मिल करके अब सहयोग लेना होता। क्या संविधान सभा का जब सदस्य चुना गया, उनको जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य, क्वेश्चन भी आया होता झारखंड से संविधान सभा के सदस्य किसे चुना गया था, चाहे कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा, याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो संविधान सभा के सदस्य जब जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया तो इनका लगाव कांग्रेसियों के साथ बढ़ता चला गया। अब जिससे अब ये कांग्रेस नेताओं के संपर्क में आ गए। जयपाल सिंह को यानी आदिवासी, अब हुआ कि उसमें अनेक अलग अलग समितियां बनी थी, आदिवासी अल्पसंख्यक इस तरह करके अलग समिति थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष थे, और उसके अंतर्गत उप समितियाँ भी बनी थी। तो उस उप समिति में आदिवासी उप समिति यानी उसका नाम था ठक्कर उप समिति। याद रखना है आपको कि जयपाल सिंह मुंडा किस समिति के सदस्य, संविधान सभा के थे लेकिन किस समिति के सदस्य थे, याद रखना है। तो ठक्कर उप समिति, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठक्कर उप समिति के एक सदस्य थे। संविधान सभा के तो ये सदस्य थे ही, लेकिन अगर समिति की बात आ जाती है तो ठक्कर उप समिति, याद रखना है। 1 जनवरी 1948 को होता क्या है, खरसावां, 1 जनवरी 1948 को खरसावां और सरायकेला को उड़ीसा में मिला दिया जाता है। आज का जो खरसावां और सरायकेला एक ज़िला है, उस समय उसको उड़ीसा को दे दिया गया था। इसका वहाँ के आदिवासी लोग जम के विरोध किया। इसी समय जब आदिवासी महासभा ने सिंहभूम जिला के खरसावां हाट मैदान में, याद रखना है, खरसावां हाट मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था। इसमें नारा लगाया गया था, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ, ये नारा कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना है, ये नारा 1 जनवरी 1948 को जब आदिवासी महासभा का सिंहभूम जिला में खरसावां हाट के मैदान में विशाल जनसभा हो रहा था, उसी समय ये नारा दिया गया था, झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। इसका हिंदी अर्थ होता है, झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए। इसी भीड़ में मरंग गोमके की जय की आवाज़ जोरों से होने लगी। लोग मरंग गोमके की जय, मरंग गोमके की जय जोर जोर से आवाज़ करने लगे। और जब जयपाल सिंह यानी मरंग गोमके वहाँ नहीं पहुँचे, तब लोगों में बेचैनी होने लगी। लोग मतलब अपने आप में कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि राजमहल या उसके शहरी क्षेत्र, राजमहल और शहरी क्षेत्रों में क्या है, लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर एक हमले की योजना बना रही। ये लोगों के बीच अफवाह फैल गई कि राजमहल तथा शहरी क्षेत्र पर हमले की योजना बनाई जा रही है। और भीड़ क्या है
फिर राजमहल, खरसावां से होते हुए राजमहल की ओर भीड़ बढ़ने लगी। इतनी उमंग थी उन लोगों में, इतना उत्साह था कि सभी लोग उधर बढ़ने लगे। अब होती मतलब वहाँ एक घटना घटती है। वहाँ उड़ीसा पुलिस ने लोगों पर गोलियां बरसा दी, और उस उत्तेजित भीड़ पर जब उड़ीसा पुलिस ने गोलियां बरसाई तो लगभग 100 लोग उसमें मारे गए और 400 लोग घायल हुए। 100 लोग मारे गए, सरकारी आंकड़ा के अनुसार 100 लोग मारे गए और 400 लोग घायल हुए। इससे लोगों में बहुत मर्माहत हुई। इसी घटना को राम मनोहर लोहिया ने खरसावा गोलीकांड को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पहले अभी हमने चर्चा किया था सिमको हत्याकांड 1939, तो उसमें भी गोलियां चलाई थी। 1939 में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। तो जालियांवाला बाग जैसा चलाएगा, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसको एग्जाम में आपका आएगा कि किस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना है, ये है खरसावां हत्याकांड, खरसावां गोलीकांड या खरसावां हत्याकांड, ये याद रखना है, खरसावां गोलीकांड। सबसे पहले राम मनोहर लोहिया ने इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है, और इसके लिए कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई। उल्टी उड़ीसा सरकार ने बिहार सरकार पर इल्ज़ाम लगाए कि ये लोगों को भड़काने के काम बिहार सरकार ने किए हैं। आगे जाकर के जब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगा तो भारत सरकार इसको तुरंत संज्ञान में लेकर के सरायकेला खरसावां का जो विलय था उड़ीसा में, उसको रद्द कर दिया। विलयन की जो नीति अपनाई थी भारत सरकार ने, सरायकेला खरसावां के उड़ीसा में विलयन के आदेश को रद्द कर दिया और इसे पुनः बिहार प्रांत में विलयन का नया आदेश जारी कर दिया। ये खरसावां और सरायकेला का उलटफेर देखिए कैसे हुआ है। 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 ईस्वी तक कुल 139 दिन तक सरायकेला खरसावां उड़ीसा राज्य में था। ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 ईस्वी तक कुल 139 दिन यानी 139 दिन जो है उड़ीसा के साथ रहा। कौन? सरायकेला खरसावां। लेकिन लोगों के विरोध के चलते ये पुनः बिहार में इसका विलयन कर दिया गया और इसे एक अनुमंडल के रूप में सिंहभूम जिला के साथ जोड़ दिया गया। अनुमंडल के रूप में पहले जोड़ा गया और बाद में फिर 27 जुलाई 1949 ईस्वी को बिहार में इसका विलय कर दिया गया। तो ये जो आंदोलन और उसमें जो सफलता मिल रही थी लोगों को, तो उससे लोग उत्साहित होकर के और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ तक हम देख लें सरायकेला खरसावां की स्थिति क्या थी। इसमें इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है, बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने भी इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की ही संज्ञा दी और इसे खुलकर इसका विरोध भी किया था। अब देखते हैं झारखंड पार्टी। आगे जैसे जैसे आंदोलन का रूप बदलते जा रहा है, पार्टी का भी नामकरण बदलते जा रहा है। अब देखते हैं थोड़ा सा झारखंड पार्टी इसके जमशेदपुर में आदिवासी महासभा, झारखंड पार्टी का पुराना नाम आदिवासी महासभा पुराना नाम है, नया नाम आ जाएगा आपका झारखंड पार्टी। अब देखते हैं जमशेदपुर में आदिवासी महासभा ने एक संयुक्त सम्मेलन कब 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 तक 2 दिन का था। 31 दिसंबर 1949 से 1 जनवरी 1950 के बीच रखा। अब हुआ इसमें ध्यान रखना है कि 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी करने का निर्णय लिया गया। यहाँ 2 दिन का बात है, 2 दिन में आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। 31 दिसंबर 1949 को झारखंड पार्टी यानी आदिवासी महासभा का नामकरण झारखंड पार्टी करने का निर्णय लिया गया और
आगे है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। तब झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? 1950। किसके नेतृत्व में? जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन आएगा कि झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना है जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ भी नेतृत्व कर रहे थे जयपाल सिंह मुंडा। अब यही बदल करके आपका यहाँ झारखंड पार्टी बन गया। आदिवासी महासभा का नामकरण झारखंड पार्टी में बदल गया। तब 1 जनवरी 1950 से आदिवासी महासभा का नाम बदल गया झारखंड पार्टी। तो झारखंड पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1950 ईस्वी को किसके नेतृत्व में? जयपाल सिंह मुंडा। क्लियर? 1950 ईस्वी से स्वतंत्र भारत का पहला अब क्या हुआ पूरे देश में? ये तो 50 हो गया। जब देश आज़ाद हुआ तब पहला जो भारत में आम चुनाव होता है, पहला सबसे पहले भारत में आम चुनाव होता है। इस शुरुआत तो है निर्वाचन आयोग ने घोषित किया था 1952 में, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है लद्दाख और श्रीनगर वगैरह में तो दिसंबर ठंडा का दिन होता है, जनवरी ठंडा का दिन होता है। इसके लिए सबसे पहले सोचा गया कि ये करवाना था जनवरी फरवरी में 52 में, लेकिन उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए यानी 1951 यानी नवंबर दिसंबर 1951 से ही आम चुनाव शुरू हो गया था भारत में। 51-52 में हुआ भारत का प्रथम आम चुनाव, 51-52 में ध्यान रखना है। तब इस चुनाव में 1952 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव, यहाँ ये ध्यान रखना है जब आपका जीके में आ जाएगा 1951-52 रहेगा वहाँ, क्योंकि ये चुनाव नवंबर दिसंबर में शुरू हुआ था 1951 में और ख़त्म हुआ था फरवरी मार्च तक। तो ये दोनों ईयर को पकड़ लिया है। इस दौरान रांची पहुंचे समाजवादी नेता जो जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, जो 1934 में समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे कांग्रेस से हट करके पूरे समाज को जोड़ने के लिए, समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना हक का यानी अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने समाजवादी पार्टी की निर्माण किया था। जयप्रकाश नारायण वो रांची आए थे यही प्रचार के दौरान, तो उनसे ये झारखंड पार्टी के लोग मिले यानी जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में लोग मिले और अपनी बातों को झारखंड की स्थिति से अवगत करवाए, जिस पर इन्होंने इनका खुलकर समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण ने खुलकर समर्थन किया कि एक अलग राज्य होना चाहिए, जो क्षेत्र है अलग राज्य होना चाहिए। तब झारखंड पार्टी के नेताओं ने अलग राज्य के लिए अपनी बातों को रखे, जिसका जेपी नारायण ने समर्थन किया। याद रखना है। अब आगे देखिए, उसी समय प्रचार करने के लिए पंडित नेहरू आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के नेता थे। 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी मैदान में अपने भाषण में नेहरू ने कहा था, जब लोगों ने इसका आवाज़ उठाना शुरू किया कि अलग झारखंड राज्य चाहिए, अलग चाहिए, तब नेहरू का वचन था। नेहरू अपने भाषण में बोले, क्या बोलते हैं? झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा। ये नेहरू का वक्तव्य था। नेहरू ने अपने भाषण में कहा झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, जिसके कारण कांग्रेस को झारखंड में सीटों का जो चुनाव हुआ उसके सीट एकदम घट गए कि मिले ही नहीं। वहाँ झारखंड पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ सीट मिले। ये लोग के जो भाषण रहा जिसके चलते झारखंड वासी नाखुश थे और उनको वोट नहीं दिए। फायदा किसको हुआ? झारखंड पार्टी को रिकॉर्ड वोट में। उसी समय बिहार विधानसभा का भी चुनाव होता है, तो बिहार में हम लोग थे, झारखंड बिहार में था। बिहार विधानसभा में जब चुनाव हुआ तो 33 सीट किसको? झारखंड पार्टी को। झारखंड पार्टी को 33 सीटें मिली। और इतना ही नहीं, और बिहार विधानसभा में विपक्ष का नेता झारखंड पार्टी का हुआ। और कौन था पहला? ये याद रखना है, सुशील कुमार बागे। ये आपका है झारखंड पार्टी का सुशील कुमार बागे, जो विपक्ष के नेता हुए, वो भी किसका? झारखंड पार्टी का। बिहार में थे, लेकिन झारखंड एरिया, छोटा नागपुर एरिया से जाकर के ये विपक्ष के नेता बने। अब 1957 में भी चुनाव हुआ
तो 33 से 32 सीट जीते। और फिर 1962 में जब चुनाव हुआ तो उसमें 20 सीटें। धीरे धीरे ग्राफ गिरता गया। तो देखा इन लोग जब 33 सीट मिले तो इन्होंने, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है, कहीं भी सरकार बनती है तो विपक्ष बहुत कुछ कर सकता है। तो ये अपनी बातों को, ये जो सुशील कुमार बागे थे झारखंड के बारे में, अपनी बातों को हमेशा उठाते रहे, रखते रहे। लेकिन वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए और बोले कि झारखंड अलग नहीं हो सकता है, झारखंड का वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, वो हमेशा घाटे में रह सकता है, इसलिए झारखंड अलग नहीं हो सकता है। इससे इन लोग में मनोबल थोड़ा सा टूटा। और उसी समय की बात है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत सरकार ने की। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें खास करके सीमाओं का, जो जितने भी राज्य थे भारत में, सीमाओं का जो सीमांकन किया जा रहा था उसके लिए किया गया था। लेकिन अब ध्यान देना है, इसी समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, जब 1962 में 20 सीट मिले तब विपक्ष का दर्जा भी खत्म हो गया। इस तरह से जो झारखंड पार्टी जिस गति से आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा यहाँ कमज़ोर हुई। अब इसी समय की बात है, छोटा नागपुर, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ, ये एक अलग संगठन था और इसकी स्थापना 7 फरवरी 1954 ईस्वी में हुई। और ये जब छोटा नागपुर संयुक्त संघ के लिए जो रणनीति बन रही थी, तो लोहरदग्गा की बात है, उस क्षेत्र में जो रणनीति बना रहे थे लोग जिस समय इस संघ के बारे में, तब जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को पता चला कि इस तरह का रणनीति बना जा रहा है, मेन नेताओं, मुख्य नेताओं को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर आगे चल करके इसकी स्थापना 7 फरवरी 1954 में हो गई और इसके अध्यक्ष सुखदेव महतो को बनाया गया। सुखदेव महतो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष बने। बाद में राम नारायण सिंह, अब इनकी भूमिका यहाँ बढ़ जाएगी, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। राम नारायण सिंह जो ये भी बहुत बड़े लड़ाकू थे, एक तरह से आंदोलन के लिए, झारखंड अलग के लिए बहुत लड़े थे। राम नारायण सिंह को अध्यक्ष चुने गए। बाद में शुरू में बने सुखदेव महतो, बाद में राम नारायण सिंह, और इन्होंने खुल करके अलग झारखंड के लिए अपनी बातों को रखते रहे। और यही राम नारायण सिंह को झारखंड का शेर ए छोटा नागपुर और छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर ए छोटा नागपुर, शेर ए छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये नाम किसने रखा था? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि शेर ए छोटा नागपुर किसने रखा था, छोटा नागपुर केसरी ये किसने नाम रखा था? तो ध्यान रखना है, यह नाम कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940, जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था रामगढ़ में 1940 में, तो उसी समय महात्मा गांधी द्वारा, ध्यान रखना है, महात्मा गांधी द्वारा इनका नाम दिया गया था, उपनाम। तो किसने रखा था शेर ये छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी? तो महात्मा गांधी ने। याद रखना है किन्हें कहा जाता है? राम नारायण सिंह को। 3-4 क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा। संघ के द्वारा, हाँ, ये छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो है, इन्होंने एक किताब, इस संघ के द्वारा एक किताब लिखी गई। अब ध्यान रखना है, इस किताब का नाम क्या था? छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। किताब का नाम है छोटा नागपुर सेपरेशन दी ओनली सॉल्यूशन। आंधी हिंदी में कहेंगे इसको छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल। छोटा नागपुर का अलगाव एकमात्र हल किस संगठन के द्वारा ये किताब प्रकाशित किया गया था, यानी लिखा गया था? याद रखना, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। और इसका प्रकाशन 7 अप्रैल 1924 को जारी किया गया हुआ था। तो यहाँ देख लें। अब हम